हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एंड सेट के पेपर 1 की जो आपके यूनिट नंबर 6 है, ठीक है। यूनिट नंबर 6 में दो चीजें आती है, एक है आपका लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा है आपका इंडियन लॉजिक, राइट। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ कंप्लीट इंडियन लॉजिक, पूरा का पूरा जो इंडियन लॉजिक है एक ही क्लास में, यानी आज की क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लंबा रहेगा बट ट्रस्ट मी, एक लेक्चर आपने ये देख लिया, एक 1.5-2 घंटे का लेक्चर या 1-1.5 घंटे का जितना भी ये लेक्चर टाइमिंग हुआ, ठीक है, एक लेक्चर देख लिया ना, आपका पूरा का पूरा इंडियन लॉजिक कवर अप हो जाएगा, ठीक है। इंडियन लॉजिक ऐसे तो मैं ऑलरेडी कवर अप करा चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। इंडियन लॉजिक की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने टोटल 15 लेक्चर्स में क्या कराया था, पूरा का पूरा इंडियन लॉजिक कवर कराया था। कितने लेक्चर्स में? 15 लेक्चर्स में, ठीक है। तो आप चाहे तो आप इंडिविजुअली एक एक लेक्चर देख के वो 15 लेक्चर्स को कवर अप कर सकते हैं, या एंड मोमेंट पे अगर आप चाहते हैं तो आप इस एक लेक्चर को देख लीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू कौन कौन सी यूनिट्स कवर्ड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप देख सकते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की सारी यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दी है। इन सभी ही यूनिट्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाइए वहां से जाके इन यूनिट्स को अच्छे से कवर अप कीजिए। एक एक यूनिट को मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर अप कराया हुआ है। प्लस इसके साथ साथ मैंने नेट के 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सेट के, महाराष्ट्र सेट के 2021 के कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दोनों के ही मैंने क्या किए हैं, पीवाईक्यूज कवर किए हैं। कौन से सब्जेक्ट के? पेपर 2 कॉमर्स के, मेरे यूट्यूब चैनल पे। इन दोनों की ही प्लेलिस्ट का लिंक भी, नेट के पीवाईक्यूज और सेट के पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोनों का मैं क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस कवर अप करा चुकी हूँ ऑलमोस्ट, तो जाइए वो चीज का भी वहां से जाके बेनिफिट लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। मैंने डिटेल में पीवाईक्यूज को डिस्कस किया हुआ है, राइट। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, जरूर से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बिकॉज इसका जो इंडियन लॉजिक का पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंडियन लॉजिक कवर अप करा चुकी थी पूरी यूनिट को, तो इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे बहुत पहले शेयर की हुई है। आप टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में जाके आप चेक कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, राइट। तो वहां से जाके जरूर से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए ताकि फ्री पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल सके, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। कंप्लीट लेक्चर है किसके ऊपर? ऑन इंडियन लॉजिक। अब एक चीज, इंडियन लॉजिक स्टार्ट कराने से पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, इंडियन लॉजिक की खास बात क्या है ना, बहुत बार नेट के पेपर में, सेट के पेपर में ऐसा देखा गया है कि पूरे 5 के 5 क्वेश्चंस जो हैं आपके, वो कहाँ से आ जाते हैं? इंडियन लॉजिक से आ जाते हैं। यानी कई बार पेपर में ऐसा देखा गया है कि पेपर 1 में आपको लॉजिकल रीजनिंग कुछ भी नहीं पूछा गया है, किसी किसी शिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ 5 के 5 क्वेश्चन कहाँ से बन गए हैं? आपके इंडियन लॉजिक से बन गए हैं। इसलिए प्लीज इस टॉपिक की अहमियत समझिए, पूरा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, सो दैट आपको इंडियन लॉजिक पूरा स्टार्ट टू एंड क्लियर हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूरा इंडियन लॉजिक किसके ऊपर बेस्ड है? पूरा का पूरा आपका इंडियन लॉजिक बेस्ड है प्रमाण के ऊपर। अब प्रमाण क्या होता है? प्रमाण बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग है मीन्स ऑफ नॉलेज। प्रमाण का मतलब ही क्या होता है? प्रमाण मतलब मीन्स ऑफ नॉलेज। प्रमाण का मतलब ही क्या होता है? प्रमाण सिंपली मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज को गेन करने का जरिया, नॉलेज को गेन करने का जो तरीका है, जो मोड है, उसे हम कहते हैं प्रमाण। इट एनकम्पासेस वन और मोर रिलायबल एंड वैलिड मीन्स बाय विच ह्यूमन बीइंग्स गेन एक्यूरेट ट्रू नॉलेज। प्रमाण में क्या होता है? आप लिटरली क्या करते हो,
आप प्रमाण में रिलायबल होते हो। रिलायबल यानी कि आप ऐसी जगह से नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हो जो कैसी हो, जो रिलायबल हो। रिलायबल यानी कि कंसिस्टेंट हो, लगातार हो। आपकी नॉलेज कैसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए ना। जैसे सपोज मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आजकल मैं कंसिस्टेंटली लेक्चर्स डाल रही हूँ, है ना, वन आफ्टर अदर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर्स मिलते जा रहे हैं, तो कंसिस्टेंटली आपको लेक्चर्स मिलते जा रहे हैं, राइट। और साथ ही साथ वो नॉलेज कैसी होनी चाहिए, वैलिड भी होनी चाहिए। वैलिड यानी कि एक्यूरेट भी होनी चाहिए, है ना। अगर मैं आपको कोई नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ तो वैलिड तो हो, एक्यूरेट तो हो, ट्रू तो हो, है ना। तो कई बार जब आप प्रमाण की बात करते हो, मीन्स ऑफ नॉलेज की बात करते हो, तो बहुत जरूरी है कि आप उस जरिए से नॉलेज को गेन करो जो जरिया आपके लिए रिलायबल भी हो और वैलिड भी हो, जिसके वजह से आप सही नॉलेज को सही टाइम पे इजीली गेन कर सको। ठीक है, आई होप प्रमाण क्या है आपको अच्छे से क्लियर है। बढ़ते अब टोटल टाइप्स ऑफ प्रमाण के ऊपर। टोटल कितने टाइप के प्रमाण होते हैं हिंदुइज्म के हिसाब से? टोटल 6 प्रमाण से। हिंदुइज्म के हिसाब से कितने प्रमाण से? 6 प्रमाण से, जिसको वो लोग क्या बोलते हैं, करेक्ट मीन्स ऑफ एक्यूरेट नॉलेज मानते हैं। हिंदुइज्म एज अ रिलीजन मानता है कि टोटल 6 प्रमाण से ऐसे हैं जिसके थ्रू आप एकदम एक्यूरेट, एकदम करेक्ट नॉलेज गेन कर सकते हो। वो 6 प्रमाण कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष, सेकेंड है अनुमान, थर्ड है उपमान, फोर्थ है अर्थपत्ति, फिफ्थ है अनुपलब्धि एंड सिक्स्थ है शब्द। फर्स्ट प्रमाण कौन सा है? प्रत्यक्ष, जिसको आप इंग्लिश में परसेप्शन कहते हैं। ठीक है। सेकेंड प्रमाण कौन सा है? अनुमान, जिसको आप इंग्लिश में इन्फरेंस कहते हो। ठीक है। थर्ड प्रमाण कौन सा है? उपमान, जिसको आप इंग्लिश में कंपैरिजन या एनालॉजी के नाम से जानते हैं, राइट। फोर्थ प्रमाण है हमारा अर्थपत्ति, जिसको आप पोस्टुलेशन भी बोलते हो। ठीक है। एंड फिफ्थ प्रमाण क्या है हमारा? अनुपलब्धि। अनुपलब्धि यानी नॉन परसेप्शन, किसी चीज का ना होना। ठीक है। सिक्स्थ प्रमाण है, लास्ट प्रमाण कौन सा है हमारा? शब्द, जिसका मतलब होता है वर्ड। तो हिंदुइज्म के हिसाब से कितने प्रमाण है? टोटल 6 प्रमाण है। आपको ये 6 के 6 प्रमाण के जो नेम है वो दोनों ही याद होने चाहिए। ठीक है। इसका संस्कृत या हिंदी नेम जो भी है और प्लस इसका जो इंग्लिश नेम है, दोनों आपको याद होने चाहिए। प्रत्यक्ष भी याद होना चाहिए, परसेप्शन भी याद होना चाहिए, बिकॉज पेपर में कभी वो प्रत्यक्ष बोलता है, कभी परसेप्शन बोलता है, लेकिन आपको दोनों चीज याद होनी चाहिए। ठीक है। नाम सारे याद होने चाहिए। और इसको आप कैसे याद करोगे? इन 6 के 6 प्रमाण को आप कैसे याद कर सकते हो? जो टोटल 6 प्रमाण है उसको आप ऐसे याद रख सकते हो, PAUAS। ठीक है। पावास, प्रत्यक्ष, A फॉर अनुमान, U फॉर उपमान, A फॉर अर्थपत्ति, फिर A फॉर अनुपलब्धि एंड लास्ट में S फॉर शब्द। ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, पौवास। ठीक है। ऐसे करके आप 6 के 6 प्रमाण को प्लीज पहले तो इनके नाम याद रख लीजिए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक एक प्रमाण को ना डिटेल में कवर करेंगे, बिकॉज आपसे कई बार प्रत्यक्ष से क्वेश्चन पूछते हैं, कभी अनुमान से पूछते हैं, कभी अर्थपत्ति से पूछेंगे, कभी उपमान से पूछेंगे। तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा है ये 6 के 6 प्रमाण से क्वेश्चन पक्का आता है। फिर कभी किससे ज्यादा पूछेंगे, कभी किससे, तो आपको 6 के 6 अच्छे से पता होने चाहिए, राइट। सबसे पहला जो प्रमाण है वो क्या है? वो है आपका प्रत्यक्ष, जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको आप इंग्लिश में परसेप्शन कहते हैं। ठीक है। प्रत्यक्ष को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष को इंग्लिश में हम परसेप्शन कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं प्रत्यक्ष होता क्या है ना। तो प्रत्यक्ष इन इंडियन फिलोसॉफी इज द फर्स्ट ऑफ द 5 मीन्स ऑफ नॉलेज और प्रमाण। सबसे पहला प्रमाण कौन सा है? सबसे पहला प्रमाण आपका प्रत्यक्ष है। It enables a person to have correct cognition of the वर्ल्ड। जब आप प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज देखते हो, जब आप कोई चीज सोचते हो, समझते हो, तो आप उस चीज का करेक्ट कॉग्निशन कर पाते हो। कॉग्निशन यानी कि माइंड। जब आप प्रत्यक्ष के थ्रू, प्रत्यक्ष सिंपली क्या होता है? जब आप दिमाग यूज करके कोई चीज को समझते हो, सीखते हो, करते हो, तो सीधी सी बात है, जो पर्सन अपना दिमाग यूज कर रहा है, अपनी अक्ल यूज कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? किसी भी चीज के बारे में परसेप्शन बना पाएगा। उसकी एक सोच होगी, राइट। और वो सोच के वजह से वो पर्सन दुनिया की हर चीज को सही से समझ पाएगा, है ना। ठीक है। आई होप प्रत्यक्ष क्या है वो क्लियर है। प्रत्यक्ष सिंपली क्या बोलता है? प्रत्यक्ष का मतलब ही क्या होता है? प्रत्यक्ष के जरिए जब आप कोई चीज खुद से क्या करते हो? समझते हो, सीखते हो, दिमाग लगाते हो उस चीज पे, खुद से कोई चीज एक्सपीरियंस करते हो, तो उससे क्या होता है? आप सही से उस चीज को समझ पाते हो। ठीक है।
अब प्रत्यक्ष भी कितने टाइप के होते हैं? प्रत्यक्ष भी दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप क्या है? डायरेक्ट परसेप्शन, जिसको आप अनुभव भी बोल सकते हो। और दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप ऑफ प्रत्यक्ष हमारा रिमेम्बर्ड परसेप्शन, जिसको आप स्मृति भी बोल सकते हो। प्रत्यक्ष के कितने टाइप्स है? प्रत्यक्ष के दो टाइप्स है। प्रत्यक्ष के कितने टाइप्स है आपको याद रखना है। प्रत्यक्ष के अंदर ही उसके कितने टाइप्स है? दो। कौन से हैं वो दो टाइप्स? सबसे पहला है अनुभव, ठीक है, कोई चीज आप अनुभव करके खुद सामने से एक्सपीरियंस करके सीखते हो यानी कि। और सेकेंड टाइप होता है स्मृति। स्मृति यानी कोई चीज याद रख के, है ना। जैसे से फॉर एग्जांपल अनुभव कैसे, सपोज मैं आपको बोलूं कि आप क्लास में पढ़ा के हो, ठीक है, एक बार पढ़ाओगे, दो बार पढ़ाओगे, जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, जैसे जैसे आप उस क्लास को पढ़ाते जाओगे, एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी परसेप्शन, आपका प्रत्यक्ष चेंज होता जाएगा, राइट। तो अनुभव यानी कि सिंपली एक्सपीरियंस, जब आप खुद से डायरेक्टली कोई चीज एक्सपीरियंस करके देखते हो तो वो होता है आपका पहला टाइप का प्रत्यक्ष। और दूसरा टाइप का प्रत्यक्ष होता है आपका स्मृति। स्मृति यानी आप जो चीज याद रखते हो, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आप छोटे बच्चे के सामने एप्पल लेके चले जाओ, ठीक है, और उसको बोलो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो वो उसी को याद रखता है ना। अगर आप उसको गलती से बी फॉर बोट बोल दोगे ना तो उसको याद नहीं रहेगा, लेकिन बी फॉर बॉल बोलोगे तो उसको याद है। क्यों? क्योंकि उसको आपने वही याद कराया था, राइट। तो इसलिए सेकेंड टाइप ऑफ प्रत्यक्ष क्या होता है? सेकेंड टाइप ऑफ आपका प्रत्यक्ष होता है स्मृति, ठीक है। परसेप्शन के कितने टाइप्स है? दो। पहला है अनुभव, यानी कि कोई चीज खुद से एक्सपीरियंस करके जब आप देखते हो, सीखते हो, तो उसे हम कहते हैं पहला टाइप का प्रत्यक्ष। और दूसरा टाइप का प्रत्यक्ष कौन सा होता है? स्मृति, यानी कोई चीज जब आप याद करके सीखते हो तो उसे हम कहते हैं स्मृति, ठीक है। आई होप प्रत्यक्ष क्या है, उसके दोनों टाइप्स, काइंड्स क्या है, वो अच्छे से क्लियर है। अब आते हैं हमारे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जो कि है स्टेजेस ऑफ परसेप्शन, या जिसको आप प्रत्यक्ष भी बोल सकते हो ना। स्टेजेस ऑफ प्रत्यक्ष या परसेप्शन, जो भी आप बोलो इसको। तो अकॉर्डिंग टू न्याया स्कूल, अब न्याया स्कूल के हिसाब से कितनी स्टेजेस है परसेप्शन की? दो स्टेजेस है। परसेप्शन की कितनी स्टेजेस है? परसेप्शन की बेसिकली दो स्टेजेस है। सबसे पहली स्टेज कौन सी है? इनडिटर्मिनेट परसेप्शन, जिसको आप निर्विकल्प बोलते हो। सबसे पहली स्टेज कौन सी है? इनडिटर्मिनेट परसेप्शन, जिसको आप निर्विकल्पा बोलते हो। और दूसरी स्टेज है आपकी डिटर्मिनेट परसेप्शन, जिसको आप सविकल्पा बोलते हो। ध्यान से सुनिएगा, कितनी स्टेजेस है प्रत्यक्ष की? दो स्टेजेस है न्याया स्कूल के हिसाब से। सबसे पहली कौन सी स्टेज है? निर्विकल्पा, ठीक है। सेकेंड स्टेज कौन सी है? सविकल्पा, ठीक है। निर्विकल्पा को आप इंग्लिश में बोलते हो इनडिटर्मिनेट परसेप्शन, और सविकल्पा को आप इंग्लिश में बोलते हो डिटर्मिनेट परसेप्शन, ठीक है। अब एक एक समझते हैं, निर्विकल्पा क्या है, सविकल्पा क्या है, तो फिर समझेगा ना। सबसे पहले निर्विकल्पा को देखते हैं। निर्विकल्पा इज द वन इन विच द ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड विदाउट इट्स डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। इट इज इंपॉर्टेंट टू द फॉलोअर्स ऑफ अद्वैता स्कूल ऑफ वेदांता। क्या बोलता है? इनडिटर्मिनेट परसेप्शन, निर्विकल्पा में आप क्या करते हो? आप किसी चीज के बारे में परसीव कर रहे हो, सोच रहे हो, लेकिन उसके फीचर्स को अलग थलग नहीं कर रहे हो, यानी सभी चीजों को आप एक तरीका सीख रहे हो, एक तरीके से कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं निर्विकल्पा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता नहीं है। यहाँ पे आप जो भी चीज समझ रहे हो, देख रहे हो, आप उसको देख तो रहे हो, परसीव तो कर रहे हो, लेकिन उन दोनों के बीच का फर्क क्या है वो आपको पता नहीं है। और ये जो निर्विकल्पा है, ये कौन फॉलो करता है? जो अद्वैता स्कूल है वेदांता का, वो इसको फॉलो करता है। ऐसे टाइप के प्रत्यक्ष को वो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा जो आपका स्टेज ऑफ परसेप्शन होता है, उसको हम बोलते हैं सविकल्पा। सविकल्पा को आप डिटर्मिनेट परसेप्शन भी बोलते हो। इज द वन इन विच द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स आर बोथ ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ पे क्या था? निर्विकल्पा में आप चीजें समझ तो रहे हो, पढ़ तो रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या है? आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो, दो चीजों के बीच का फर्क आप नहीं बता पा रहे हो। लेकिन सविकल्पा में आप चीजें पढ़ भी रहे हो, देख भी रहे हो, परसीव भी कर रहे हो, और साथ ही साथ उनको डिस्टिंग्विश भी कर पा रहे हो। दोनों में क्या फर्क है, चीजों में क्या फर्क है, कौन सी चीज किससे अलग है, कैसे अलग है, वो जो डिस्टिंग्विश है वो आप कहाँ पे कर पा रहे हो? वो आप सेकेंड स्टेज पे आके, यानी सविकल्पा पे आके कर पा रहे हो, ठीक है।
आई होप ये दोनों स्टेजेस आपको क्लियर है। दोनों स्टेजेस क्या है, दोनों स्टेजेस बेसिकली क्या है, ये दोनों स्टेजेस है, दोनों अलग अलग काइंड ऑफ परसेप्शन नहीं है, बल्कि ये दोनों स्टेजेस ऑफ परसेप्शन है। कैसे? सबसे पहले पहले जब भी आप कोई चीज परसीव करते हो ना, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले पहले जब भी आप कोई चीज परसीव करते हो तो आप कौन सी स्टेज पे होते हो? आप होते हो निर्विकल्पा पे। क्यों? क्योंकि आप चीजें समझ तो लेते हो, परसीव तो कर लेते हो, लेकिन आप उसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो। लेकिन जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती है, विजडम बढ़ती है, वैसे वैसे आप सेकेंड स्टेज पे पहुंच जाते हो, सविकल्पा पे, जहां पे आप वो चीज जो परसीव कर रहे हो चीज को, वो चीज परसीव भी कर पाते हो, और दो चीजों में या दो से ज्यादा चीजों में जो डिस्टिंग्विश है वो आप इजीली कर पाते हो। ठीक है, तो कितनी स्टेजेस है परसेप्शन की? हर इंसान जो भी परसीव करता है, जो भी दिमाग से सोचता समझता है, वो हर पर्सन क्या करता है? इन दोनों स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहली स्टेज कौन सी है? निर्विकल्पा, यानी जहाँ पे आप समझ तो रहे हो, परसीव तो कर रहे हो, लेकिन आपको फर्क पता नहीं है। और दूसरी स्टेज है आपकी सविकल्पा, जहाँ पे आप समझ भी रहे हो और आप डिस्टिंग्विश भी कर पा रहे हो। ठीक है, आई होप ये दोनों स्टेजेस आपको क्लियर हैं। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ परसेप्शन या प्रत्यक्ष। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने काइंड्स ऑफ प्रत्यक्ष पढ़ लिया, स्टेजेस ऑफ प्रत्यक्ष पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रत्यक्ष। तो दो तरीके से प्रत्यक्ष को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है ऑर्डिनरी परसेप्शन, जिसको आप लौकिका या साधारण प्रत्यक्ष भी बोलते हो, और दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन, जिसको आप अलौकिका और असाधारण प्रत्यक्ष भी बोलते हो। ध्यान से सुनिएगा, क्लासिफिकेशन क्या है परसेप्शन की? दो, लौकिक अलौकिक, लौकिक अलौकिक, या साधारण असाधारण, या जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कितने टाइप से परसेप्शन को कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है? दो तरीके से। पहला तरीका क्या है? लौकिक अलौकिक बोल सकते हो, साधारण असाधारण बोल सकते हो, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कैसे भी याद रखो, लेकिन तीनों नेम आपको याद होने चाहिए। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी वर्सेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लौकिक वर्सेस अलौकिक, साधारण वर्सेस असाधारण। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। अब एक एक करके समझते हैं ऑर्डिनरी परसेप्शन क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन क्या है, वो डिटेल में अब देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ परसेप्शन क्या है? ऑर्डिनरी परसेप्शन, जिसको आप इंग्लिश में ऑर्डिनरी परसेप्शन बोलते हो, और दूसरे वर्ड्स में आप इसको लौकिक का बोल सकते हो या साधारण प्रत्यक्ष भी बोल सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी परसेप्शन का मतलब क्या होता है? हैविंग डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स विथ एनी ऑफ आवर फाइव सेंसेस। जब आप अपनी फाइव सेंसेस को यूज करके क्या करते हो? कोई चीज को परसीव करते हो, तो उसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी परसेप्शन या लौकिक परसेप्शन, या तो उसको साधारण परसेप्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, आपकी फाइव सेंसेस कौन सी है बताइए? आईज है ना, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन, है ना। फाइव सेंसरी ऑर्गन्स यही है ना आपके, है ना। तो जब आप इन फाइव सेंसरी ऑर्गन्स को यूज करके कोई चीज को परसीव कर पाते हो, तो उसे हम कहते हैं लौकिक प्रत्यक्ष, या इसको हम साधारण प्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं, या इसको हम इंग्लिश में ऑर्डिनरी परसेप्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑर्डिनरी परसेप्शन है, अगेन इसको भी दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, इंटरनल परसेप्शन और एक्सटर्नल परसेप्शन। ध्यान से सुनिएगा, ये जो ऑर्डिनरी है इसको ही दो तरीके से अंडर क्लासिफाई किया गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, देखते हैं इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है। तो ऑर्डिनरी के अंदर पहला टाइप क्या है? इंटरनल परसेप्शन। इंटरनल परसेप्शन यानी जब आप अपनी इनर सेंस से परसीव करते हो, यानी आप फीलिंग्स के थ्रू किसी को परसीव कर लेते हो, किसी को समझ लेते हो। जैसे सपोज एक छोटा बच्चा होता है ना, तो मम्मी को कैसे पता चलता है अभी उसको भूख लगी है, अभी उसको उसकी तबीयत खराब है, या अभी उसका मूड अच्छा नहीं है, उसको बाहर जाना है या कुछ भी, तो वो मम्मी को कैसे पता चलता है? वो उसकी मम्मी को इंटरनल परसेप्शन के थ्रू पता चलता है। क्यों? क्योंकि मम्मी अपनी इनर सेंस को यूज करके अपने बच्चे को समझ पाती है ना, अपने बच्चे के माइंड को समझ पाती है, इजीली उसकी हरकतों को समझ पाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने इनर सेंस का यूज करती है। ठीक है,
आई होप इंटरनल परसेप्शन क्या है वो क्लियर है। अब सेकेंड टाइप ऑफ परसेप्शन क्या है ऑर्डिनरी के अंदर ही, जो कि है एक्सटर्नल परसेप्शन। एक्सटर्नल परसेप्शन यानी जब आप अपनी 5 सेंसेस को यूज करके जब आप कोई चीज को परसीव करते हो तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल परसेप्शन। जैसे आपको टेस्ट करना है तो आप टंग से करोगे, है ना, टैक्टाइल स्किन से करोगे, ऑल फैक्ट्री नोज, विजुअल देखना है तो आईज के थ्रू करोगे, कुछ सुनना है तो ईयर्स के थ्रू करोगे, है ना। तो जब आप अपनी 5 सेंसेस के थ्रू करते हो तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल परसेप्शन, और जब आप अपनी इनर सेंस के थ्रू करते हो तो उसे हम कहते हैं इंटरनल परसेप्शन। ठीक है, और ये दोनों ही परसेप्शन किसके टाइप थे, ऑर्डिनरी परसेप्शन के। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्लासिफिकेशन के ऊपर, जो कि है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन, जिसको आप अलौकिक भी बोल सकते हो या असाधारण प्रत्यक्ष भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप इनडायरेक्टली चीजों को समझ रहे हो, और वो कैसे समझ सकते हो, सामान्य लक्ष्य, परसीविंग जनरलाइजेशन। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप जनरलाइजेशन देख रहे हो। जैसे कि सपोज हम बोलते हैं कि लड़कियों को गाड़ी चलाना नहीं आता ढंग से, है ना, तो ये क्या है, ये सामान्य लक्षण है। सामान्य लक्षण यानी ये जनरल बात है ना, सब लोगों को ऐसे ही लगता है लड़कियों को गाड़ी चलाना नहीं आता, जबकि ऐसी दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत अच्छे से गाड़ी चला लेती है, लेकिन फिर भी एक जनरलाइजेशन बनाई गई है कि नहीं, लड़कियों को तो गाड़ी चलाना नहीं आता, है ना, राइट। या जैसे मेकअप है, तो नॉर्मली क्या बोला जाता है कि लड़कियां तो मेकअप ही करती हैं बहुत ज्यादा, तो जरूरी नहीं है सब लड़कियां पूरा दिन मेकअप करके बैठी रहती, लेकिन फिर भी ऐसी परसेप्शन बनाई गई है कि लड़कियां पूरा टाइम मेकअप करके बैठी रहती है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन, वो भी कौन सी, सामान्य लक्षण वाली। ठीक है, दूसरा होता है, दूसरे तरीके का एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन कैसे हो सकता है, ज्ञान लक्षण, परसीविंग स्पेसिफिकली। परसीविंग स्पेसिफिकली यानी कि जैसे सपोज अब मैं बोलूं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, जब मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ कि ये पर्सन तो बाबा हमेशा शांत रहता है ना, ज्यादा बात नहीं करता है, किसी से कुछ मिक्स नहीं हो रहा है, तो मतलब मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जब बात कर रही हूँ, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में जब मैं बात कर रही हूँ, तो उसे हम बोलते हैं ज्ञान लक्षण। और तीसरे टाइप का एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन होता है आपका योगा, है ना, हम बोलते हैं ना योगा से योगा, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली योगा क्या करता है, आपको इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है ना। तो ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इनडायरेक्ट वे के थ्रू आप परसीव कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन क्लियर है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन वाली जो क्लासिफिकेशन थी हमारी परसेप्शन की, यहाँ पे वो कंप्लीट होती है ना। किसी को नहीं ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग रहा है या किसी को ये बहुत ज्यादा लग रहा है ना, तो मैं अभी भी आपको बोलूंगी, अगर आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इंडियन लॉजिक, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में इंडियन लॉजिक की प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप पहले वो 15 लेक्चर देख के आइए, फिर इसको देखिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम में डायरेक्टली इधर से पढ़ोगे ना, तो आपको एक साथ बहुत ज्यादा पढ़ने को नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप उसी चीज को लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ के फिर एक साथ पढ़ोगे ना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हमारे सेकेंड प्रमाण की तरफ, जो कि है अनुमान, जिसको आप इन्फ्रेंस भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक प्रमाण यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये एक प्रमाण मैंने जब अपने लेक्चर्स में कराया था तो 3-4 लेक्चर में कंप्लीट कराया था, है ना, और यहाँ पे तो एक ही लेक्चर में 6 के 6 प्रमाण में कराने वाली हूँ। इसलिए प्लीज अगर कोई फर्स्ट टाइम इंडियन लॉजिक पढ़ रहा है, अभी भी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पहले वो 15 लेक्चर देखिए, उसको डिटेल में देखिए, फिर यहाँ पे आइए, क्योंकि आपको फिर इजीली एक साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हमारे सेकेंड टाइप ऑफ प्रमाण की तरफ। ठीक है, सेकेंड प्रमाण कौन सा है हमारा, सेकेंड प्रमाण है हमारा अनुमान, जिसको आप इन्फरेंस भी कहते हो। ठीक है, अनुमान क्या है, अनुमान एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है इन्फरेंस या नॉलेज दैट फॉलोज। ठीक है, अनुमान 2 वर्ड से बना है, एक है अनु, दूसरा है मान। ठीक है, अनु का मतलब होता है आफ्टर, मान का मतलब होता है नॉलेज, यानी आफ्टर नॉलेज, किसी चीज को होने के बाद जब उससे नॉलेज मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अनुमान कहते हैं, है ना। हम कई बार यूज करते हैं अनुमान वर्ड को कि यार थोड़ा अनुमान तो लगा, थोड़ी आफ्टर नॉलेज तो बता इस चीज की, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्रेंस निकालना, अनुमान निकालना, किसी चीज के होने के बाद जब आप उसके बारे में बताते हो, उसके बारे में अनुमान लगाते हो, तो उसे हम कहते हैं अनुमान। जैसे से फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम है, ठीक है, वहां पे ना स्टूडेंट्स एग्जाम लिख रहे थे, ये एग्जाम हॉल है आपका, ठीक है,
यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इनकी शक्लें देख के जैसे जैसे वो पेपर सबमिट करते जा रहे हैं और थ्रू आउट जब कोई सुपरवाइजर उनको सुपरवाइज करते हैं, उनकी शक्लें देख के हमको समझ में आ जाता है कि वो बच्चा पढ़ के आया है, नहीं पढ़ के आया है, लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, राइट। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका अनुमान। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैं उनको देख के, ऑब्जर्व करके, उनकी आफ्टर नॉलेज देख के कि वो लिख रहा कितना है, क्या है, थ्रू आउट द पेपर उसकी शक्ल कैसी थी, वो खुश हुई था, दुखी था, या वो ज्यादा स्ट्रेस लग रहा था, वो सब चीजें देख के एट द एंड ऑफ द एग्जाम में इजीली फिगर आउट कर पाती हूँ कि कौन सा स्टूडेंट पढ़ के आया था, नहीं पढ़ के आया था, किसने अच्छे से एग्जाम लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, राइट। सो दैट इज योर अनुमान यानी कि इन्फ्रेंस, आफ्टर नॉलेज, ठीक है। आई होप अनुमान क्या है, जो आपका सेकेंड प्रमाण है, वो आपको अच्छे से मीनिंग के हिसाब से तो फिलहाल क्लियर है, ठीक है। अब अनुमान क्या है, अनुमान इज अ मीडिएट एंड इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। मीडिएट होने का काम करता है, मीडिएट यानी मिडिल मैन बनने का काम करता है। इधर आपके टीचर थे, इधर आपके स्टूडेंट्स थे, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, इन दोनों के बीच में ये अनुमान आ गया, जो आपको टीचर और स्टूडेंट को बीच में मदद करता है ताकि उनकी इनडायरेक्ट नॉलेज वो इजीली गेन कर सके। इट इज वन ऑफ द प्रमाण्स इन इंडियन फिलोसॉफी। आपका इंडियन फिलोसॉफी का कौन सा प्रमाण है, ये सेकेंड प्रमाण है ना, अनुमान। हमने पढ़ा था ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अनुपलब्धि, अर्थापत्ति और शब्द, है ना, ऐसे करके पढ़ा था हमने। अनुमान इज बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन, प्रीवियस ट्रुथ एंड रीजन टू रीच अ न्यू कंक्लूजन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऑब्जर्वेशन का, है ना। टीचर्स कैसे पता लगा पाती है एग्जाम हॉल में कि कौन सा बच्चा पढ़ के आया है, नहीं पढ़ के आया, ऑब्जर्वेशन करके, है ना। तो अनुमान में आप क्या करते हो, या तो आप ऑब्जर्व करते हो चीजों को, या तो प्रीवियस ट्रुथ, या तो आप रीजंस के हिसाब से नए नए कंक्लूजन्स पे पहुंच पाते हो, है ना। तो अनुमान में आप क्या करते हो, किसी चीज को ऑब्जर्व करके, या उसका पिछला सच पता करके, या उसका रीजन पता करके आप नई नई चीजों को कंक्लूड कर पाते हो, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का एग्जाम हॉल का आप याद रख सकते हो अनुमान में, ठीक है। आई होप अनुमान क्या है वो क्लैरिटी आता जा रहा है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो यहाँ पे खुद ही गिवन है, और ये एग्जाम्पल बहुत बार पेपर में पूछा गया है, हाँ, रिपीटेडली ये एग्जाम्पल पूछा गया है, तो आपको बहुत जरूरी है ये एग्जाम्पल याद होना चाहिए। One seeks smoke on hill, one remembers one's experience of the universal concomitance यानी व्यापति between smoke and fire and concludes there is fire on the hill। यहाँ पे क्या बोलता है, ये आपका एग्जाम्पल है कि एक पर्सन ने क्या देखा, स्मोक देखी, धुआं देखा, किस पे, हिल पे। एक हिल पे क्या दिख रहा था, धुआं दिख रहा था। तो उस इंसान को अपना एक्सपीरियंस याद है, उसको अपना पुराना सच याद है, जहां जहां पे धुआं होगा वहां वहां पे आग होगी, है ना। यानी धुएं और आग के बीच में एक व्यापत्ति, एक रिलेशन है ना। धुएं और इसके बीच में, आग के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है ना। एक पर्सन ने क्या देखा, ध्यान से सुनिएगा इस एग्जांपल को। एक पर्सन ने क्या देखा, एक हिल पे धुआं देखा, उस धुएं को देख के उसको याद आया जहां जहां पे धुआं होता है वहां वहां पे आग होती है ना। आग के वजह से ही तो धुआं लगेगा, है ना, धुआं उड़ेगा, है ना। तो इसलिए वो पर्सन कंक्लूड करता है कि वहां पे उस हिल पे क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है। ध्यान से सुनिएगा, एक पर्सन ने क्या देखा, हिल देखी, हिल पे धुआं दिख रहा था उसको, और उसको याद आया धुआं क्यों होता है, आग की वजह से। इसलिए उस पर्सन ने कंक्लूड कर दिया कि उस हिल पे क्या लगी है, आग लगी है, ठीक है। तो ये है आपका एग्जाम्पल अनुमान का, ठीक है। यहाँ पे उसने अपना प्रीवियस ट्रुथ याद किया, है ना। उसका प्रीवियस ट्रुथ क्या है, जहां जहां पे धुआं होगा वहां वहां पे आग लगी होगी, है ना। तो इस एग्जाम्पल में कितने इन्फरेंस में कितने टर्म्स यूज हुए, 3 टर्म्स यूज हुए। एक होता है पक्का, जिसको आप बोलते हो माइनर टर्म, दूसरा होता है साध्या, जिसको आप बोलते हो मेजर टर्म, तीसरा होता है हेतु, जिसको आप बोलते हो मिडिल टर्म, ठीक है। 3 टर्म है, कौन से हैं वो 3 टर्म, पहला टर्म है आपका हिल, दूसरा टर्म है आपका स्मोक, तीसरा टर्म है आपका फायर, ठीक है। अब इनमें से पक्का कौन सा है, साध्या कौन सा है, हेतु कौन सा है, ये हम आगे समझते हैं, अभी बस नेक्स्ट स्लाइड पे समझेंगे, बट फिलहाल के लिए याद रखिए इसमें 3 टर्म्स है। कौन से हैं वो 3 टर्म्स, एक है आपका पक्का, जिसको आप माइनर टर्म बोलते हो, दूसरा है आपका साध्या, जिसको आप मेजर टर्म बोलते हो, तीसरा होता है आपका हेतु, जिसको आप मिडिल टर्म बोलते हो, ठीक है। ये रहा आपका मेजर टर्म। कौन सा है मेजर टर्म, सबसे पहला टर्म आपका कौन सा है, सबसे पहला टर्म है आपका साध्या, जो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से कौन है, फायर। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से साध्या कौन है, फायर।
सेकेंड टर्म कौन सा है? सेकेंड टर्म है आपका माइनर टर्म। माइनर टर्म कौन सा है? पक्का, ठीक है, पक्का या पक्सा कुछ भी बोल सकते हो। और हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से सेकेंड टर्म जो हमारा माइनर टर्म है वो कौन सा है? हिल, ठीक है। और थर्ड एंड लास्ट टर्म कौन सा होता है? हमारा मिडिल टर्म, जिसको आप हेतु बोलते हो। और यहाँ पे एग्जाम्पल में हेतु कौन थी? हमारी स्मोक थी, ठीक है। तो आपको ये तीनों टर्म याद रखना है एग्जाम्पल के साथ। मेजर टर्म यानी कि साध्या, और वो कौन है? एग्जाम्पल के हिसाब से वो साध्या कौन है? फायर है। माइनर टर्म कौन सी है? जिसको आप पक्का बोलते हो, और हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से पक्का कौन है? हिल है, ठीक है। और मिडल टर्म कौन सी है? हेतु, जिसको आप स्मोक बोलते हो, ठीक है। तीनों टर्म्स आपको याद होने चाहिए, और ये भी याद होना चाहिए। इसको लिख के रख लो, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये पूछा गया है। इतनी सिंपल सी चीज, सोचो सिर्फ ये याद रखना है, मेजर टर्म साध्या फायर, बस इसको याद रख लिया, आपका काम बन गया। माइनर टर्म पक्का है, तीनों में से कभी कुछ पूछ रहा है, कभी कुछ पूछ रहा है, तो आपको तीनों याद होना चाहिए टर्म्स, ठीक है। आई होप ये तीनों टर्म्स विथ एग्जाम्पल अनुमान का आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। बढ़ते अगले अगले टॉपिक की तरफ, जो कि आपका 5 मेंबर्स इन सिलोजिज्म। आपके 5 मेंबर्स न्याय फिलोसॉफी के हिसाब से कौन कौन से हैं? सबसे पहले होता है आपका हाइपोथेसिस, जिसको आप बोलते हो प्रतिजना। सेकेंड होता है हेतु, जिसको आप बोलते हो रीजन। तीसरा होता है आपका एग्जाम्पल, जिसको आप बोलते हो उदाहरणा। चौथा टर्म होता है आपका रीअफर्मेशन, जिसको आप बोलते हो उपन्याय। और फिफ्थ टर्म होता है आपका निगमना, जिसको आप बोलते हो कंक्लूजन। ये पांचों मेंबर्स ना आपसे रिपीटेडली पूछे गए हैं, ये बार बार आपसे पूछे गए हैं क्वेश्चन, इस पे हमेशा आता है 5 मेंबर्स इन सिलोजिज्म कौन से हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और इसको आप कैसे याद रखोगे? फून के थ्रू याद रखो। किससे याद रखोगे? फून। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है प्रतिजना, है ना। सेकेंड कौन सा है? सेकेंड है आपका हेतु। पहला कौन सा था? प्रतिजना, H फॉर हेतु। फिर U फॉर उदाहरणा, है ना। थर्ड टर्म क्या है आपका? उदाहरणा। फिर फोर्थ टर्म क्या है? फोर्थ है आपका उपमनाय, तो U फिर से आ गया। और एंड में आता है निगमना, है ना, तो इसलिए N। आप इसको कैसे याद रखेंगे? 5 मेंबर्स इन सिलोजिज्म को कैसे याद रखेंगे? फून। फून स्टैंड्स फॉर प्रतिजना, हेतु, उदाहरणा, उपमनाय, निगमना। प्रतिजना, हेतु, उदाहरणा, उपमनाय, निगमना, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला क्या है? प्रतिजना, यानी कि जिसको आप बोलते हो हाइपोथेसिस इंग्लिश में, ठीक है। प्रतिजना को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? हाइपोथेसिस इज द लॉजिकल स्टेटमेंट विच इज टू बी प्रूव्ड। हाइपोथेसिस क्या है? वो लॉजिकल स्टेटमेंट है जो आप प्रूव करना चाहते हो, है ना। यानी कि इसको आप क्या बोल सकते हो? प्रतिज्ञा क्या है? आपकी अजम्पशन है, जो आप प्रूव भी कर सकते हो, डिसप्रूव भी कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहले मेंबर ऑफ सिलोजिज्म क्या होता है? आपका प्रतिज्ञा, जिसको आप हाइपोथेसिस भी बोलते हो। फिर सेकेंड कौन सा होता है? सेकेंड होता है आपका हेतु, जिसको आप रीजन भी बोलते हो, ठीक है। अगर आपको कोई हाइपोथेसिस प्रूव करना है तो आपको सामने वाले को हेतु देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा, है ना। से फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि लड़कियों को मेकअप पसंद है, गर्ल्स लाइक मेकअप, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने एक हाइपोथेसिस बना दिया, ठीक है। मेरा प्रतिज्ञा क्या है? गर्ल्स लाइक मेकअप, ठीक है। ये मेरा प्रतिज्ञा है, ये मेरा हाइपोथेसिस है। अब उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए मेरे को हेतु देना पड़ेगा, सामने वाले को रीजन देना पड़ेगा, है ना। क्या रीजन क्या दूंगी? लड़कियों को मेकअप क्यों पसंद है? बट ऑब्वियस है, इतना सारा मेकअप, सब कुछ, लड़कियों को सजना संवरना अच्छा लगता है, अच्छा दिखना अच्छा लगता है, लड़कियों को टाइम देना खुद को अच्छा लगता है, खुद के ऊपर एफर्ट करना अच्छा लगता है ना। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिससे मैं प्रूव कर सकती हूँ कि हाँ ठीक है, लड़कियों को मेकअप पसंद है। फिर थर्ड आ जाता है आपका उदाहरणा। उदाहरणा यानी एग्जाम्पल। अब आप यूनिवर्सल को एग्जाम्पल दे दो, मैं एग्जाम्पल देख सकती हूँ ना। 70-80% लड़कियों को मेकअप पसंद ही आता है ना। दुनिया में जितनी भी लड़की हैं उसमें से मेजॉरिटी लड़कियों को क्या होता है? मेकअप पसंद आता है। एग्जाम्पल आप अपने आजू बाजू में अपने बहनों को देख लो, अपने मम्मियों को देख लो, है ना, या टीवी एक्टर्स को देख लो, किसी को भी, फिल्म एक्टर्स को देख लो, किसी को भी देख लो, मेकअप हर कोई करता है ना। मेजरली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सभी लोग मेकअप करते हैं ना। आप किसी शादी पे चले जाओ, आपको मेजॉरिटी
मेजॉरिटी सब लड़कियां मेकअप में ही दिखेंगी, है ना। जिसकी शादी हो वो भी, जिनकी ना हो, जो बाराती बन के आए हैं या जो सिर्फ शादी अटेंड करने आए वो भी थोड़ा बहुत मेकअप करके आते हैं, राइट। तो उदाहरण मिल गया, एग्जाम्पल मिल गया कि हाँ ठीक है लड़कियां मेकअप करती है, लड़कियों को क्योंकि मेकअप पसंद है। फिर फोर्थ चीज आती है उपनय यानी एप्लीकेशन। आप सामने वाले को क्या करके दिखाओ, अप्लाई करके दिखाओ। कैसे, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया लड़कियों को, और वो आप किसी भी लड़की पे लगा के देखो, अपनी बहनों पे लगा के देखो, अपनी मम्मियों पे लगा के देखो। मेजॉरिटी सभी लड़कियों को, मेजरली सबको 70 to 80% लड़कियों को मेकअप पसंद होता है ना। एंड फिफ्थ चीज होती है निगमना, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कंक्लूजन। फाइनली मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि हाँ ठीक है लड़कियों को मेकअप पसंद है। क्यों? क्योंकि लड़कियों क्या करती है, मैंने ट्राई करके देख लिया ना, रीजन भी दे दिया आपको, एग्जाम्पल भी दे दिया आपको, अप्लाई करके भी दिखा दिया कि आप किसी भी लड़की को देख लो, मेजरली सब लड़कियां मेकअप करती है। तो बट ऑब्वियसली सभी लड़कियों को मेकअप पसंद होगा, तभी तो लड़कियां मेकअप करती है ना। तो ये क्या है, ये आपके 5 मेंबर्स थे सिलोजिज्म के, जिसको आप कैसे याद रखोगे, फून से। सबसे पहले जब भी आपको कोई चीज किसी को प्रूव करनी होती है ना, तो आप फून को यूज करते हो। सबसे पहले आप क्या बनाते हो, प्रतिजना बनाते हो यानी हाइपोथेसिस बनाते हो। फिर उसका हेतु बताते हो, रीजन बताते हो सामने वाले को। फिर आप उसको उदाहरण देते हो, एग्जाम्पल देते हो। फिर आप उसको देते हो उपन्याय यानी अप्लाई करके दिखाते हो प्रैक्टिकली। फिर लास्ट में आता है निगमना यानी कि कंक्लूजन। या आपसे सीक्वेंस पूछा गया है फून का, आपको आगे पीछे ऊपर नीचे करके दे दिया जाता है, वो बोलता है अरेंज करके बताओ, तो आपको पता होगा तो अरेंज कर पाओगे, है ना। आई होप ये 5 मेंबर्स इन सिलोजिज्म आपको अच्छे से क्लियर है, फोन से याद रख सकते हैं, डिटेल में मैंने समझाया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले। इसमें आपको एग्जाम्पल दिया है, देखिए अगेन दूसरा एग्जाम्पल आ गया। मैंने आपको मेकअप वाला एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल जो हम पहले कंटिन्यू करके आए थे अनुमान में, जो एग्जाम्पल था ना कि एक पर्सन ने क्या देखा, हिल पे आग लगी हुई धुआं देखा, तो उसको उस धुएं को देख के उस पर्सन ने क्या कंक्लूड किया, क्या अनुमान लगाया कि उस धुआं क्यों है, क्योंकि वहां पे आग लगी होगी, है ना। ये एग्जाम्पल था हमारा। तो इस एग्जाम्पल में प्रतिजना क्या है, हाइपोथेसिस क्या है हमारा, द हिल हैज फायर। ये मेरा हाइपोथेसिस है कि उस हिल पे आग लगी है। ठीक है, ये मेरे को प्रूव करना है। अब उसको प्रूव करने के लिए मुझे कुछ हेतु देना पड़ेगा, यानी मुझे कुछ रीजन देना पड़ेगा। और वो रीजन क्या है, हिल पे आग लगी है, उसका रीजन क्या है, मैं सामने वाले को क्या रीजन दूं, क्योंकि मुझे धुआं दिख रहा है इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि उस हिल पे आग लगी है ना। फिर मैं उसको उदाहरण दूंगी, यानी फिर मैं उसको एग्जाम्पल दूंगी, है ना। थर्ड स्टेप क्या है, एग्जाम्पल देना। एग्जाम्पल क्या है, जहां जहां पे धुआं होता है वहां पे आग होती है। जैसे आप ओवन में देखते हो, अपने घर में किचन में देखते हो कि आप आग जलाओगे तो धुआं आता है ना। फिर फोर्थ स्टेप क्या होता है, उपन्याय, जिसको आप बोलते हो एप्लीकेशन। आप अप्लाई करके दिखा दो सामने वाले को, है ना। जहां जहां पे हिल पे क्या है, धुआं दिख रहा है, इसका मतलब पक्का वहां पे आग लगी होगी। एंड फाइनली आपने क्या कर दिया, निगमना कर दिया, यानी कंक्लूजन निकाल दिया कि ठीक है उस हिल पे आग लगी होगी। क्यों? क्योंकि उस हिल पे धुआं दिख रहा है। ठीक है, ये आपका फोन का एग्जाम्पल भी आ गया। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है जो आपसे पेपर में बहुत बार पूछा गया है अनुमान का। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं, ये आपका स्टैंडर्ड वाला एग्जाम्पल है। अदरवाइज मैंने मेकअप का भी एग्जाम्पल दे दिया था। ठीक है, सबसे पहला फोन में क्या आता है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपन्याय और निगमना। ठीक है, आई होप ये 5 सिलोजिज्म के मेंबर्स विथ 2-2 एग्जाम्पल मैंने कवर अप करा दिए, तो आपको अच्छे से क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ व्यापत्ति। व्यापत्ति के हिसाब से जब आप अनुमान को क्लासिफाई करते हो तो किस हिसाब से क्लासिफाई होता है, 3 तरीके से, पूर्वावत अनुमान, शेषवावत अनुमान, सामान्य दृष्टा अनुमान। व्यापत्ति के हिसाब से, रिलेशन के हिसाब से जब आप क्या करते हो, अनुमान को क्लासिफाई करते हो, तो 3 तरीके से क्लासिफाई हो सकते हैं। कौन से हैं वो 3 तरीके, पूर्वावत अनुमान, शेषवावत अनुमान और सामान्य दृष्टा अनुमान। एक एक करके देखते हैं तीनों है क्या। ठीक है, यहाँ से भी बहुत बार पेपर में क्वेश्चन बना है क्लासिफिकेशन से। ठीक है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन कौन सा है, पूर्वावत अनुमान। पूर्वावत रेफर्स टू द रीजनिंग ऑब्टेन फ्रॉम कॉज टू
इफेक्ट। यहाँ पे आप कॉज से इफेक्ट की तरफ जाते हो। एग्जाम्पल, inferring the flowering from the rising of clouds, seeing a seed, inferring the fruit। आपने बीज देखा, आप बोलोगे फ्रूट आएगा। आपने फ्लावर देखा, आपने बोला ये फ्लावर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बादल बरसे होंगे, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करो, कोई चीज के कॉज के वजह से जब आप उसका इफेक्ट बताते हो तो उसे हम कहते हैं पूर्वावत अनुमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप क्या है, शेषवावत अनुमान। शेषवावत यानी यहाँ पे आप इफेक्ट से कॉज पे आते हो, इफेक्ट से कॉज पे आते हो। पहले आएगा इफेक्ट, फिर आएगा कॉज। यानी कोई चीज हो गई, उसका इफेक्ट देख के आप उसका रीजन पता करते हो। जैसे इन्फरिंग द कॉज फिजिकल यूनियन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी। आप क्या कर रहे हो, कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो बट ऑब्वियस है ना, उनका फिजिकल यूनियन हुआ होगा, उसके हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ फिजिकल कांटेक्ट हुआ होगा, तभी तो वो लेडी प्रेग्नेंट हुई होगी, है ना। तो प्रेगनेंसी क्या है, इफेक्ट है। उस इफेक्ट को देख के मैं मान सकती हूँ कि उसका कॉज क्या हुआ होगा, वो प्रेगनेंसी क्यों हुई होगी, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्यार होगा, राइट। वैसे ही सीइंग द फ्रूट, इन्फरिंग द सीड। फ्रूट क्या है, आपका इफेक्ट है, फ्रूट आना इफेक्ट है, और उसका कॉज क्या है कि पक्का बीज होंगे तभी तो फ्रूट आया है ना। जैसे शेषवावत अनुमान का एग्जांपल मैं बोलूं कि अगर किसी बच्चे की अच्छी मार्क्स आई है, ठीक है, गुड मार्क्स, अच्छी मार्क्स आना इफेक्ट है। इसका इफेक्ट का कॉज क्या होगा, टीचर सिंपली बोल देगी बच्चा अच्छे से स्टडी करता होगा ना। अगर किसी बच्चे की अच्छी मार्क्स आई है तो शेषवावत अनुमान कैसे लगाएंगे, वो बच्चा स्टडी करता होगा तभी तो उसकी अच्छी मार्क्स आई है ना। तो इसे हम बोलते हैं शेषवावत अनुमान। पूर्वावत में क्या था, पूर्वावत में जो हमने अभी अभी कवर किया, कॉज टू इफेक्ट था। यहाँ पे उल्टा है, इफेक्ट टू कॉज है। ठीक है, आई होप ये दोनों अनुमान क्लियर है। तीसरा क्या था, व्यापत्ति के हिसाब से सम्यंतो दृष्टन अनुमान। इट रेफर्स टू इन्फ्रेंशियल नॉलेज ऑब्टेन थ्रू द जनरलाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर मैटर। जब आप किसी चीज को जनरलाइज कर देते हो उसे हम कहते हैं समन्त्य दृष्टन अनुमान। एग्जाम्पल क्या है, इन्फरेंस ऑफ फायर अपॉन सीइंग द फ्यूम। आपने धुआं देखा और आपने बोला आग लगी, है ना। जहां जहां पे आप धुआं देखते हो वहां पे आप एक ही चीज बोलते हो, आग लगी, है ना। तो ये क्या है, ये जनरलाइजेशन है। क्यों, हमने बचपन से देखा है ना किचन में अपने, जहां पे आग होती है वहां पे धुआं होता ही होता है, या जहां पे धुआं है वहां पे आग होती ही होती है ना। तो ये तो जनरलाइज है। ठीक है, आई होप जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है अनुमान का ऑन द बेसिस ऑफ व्यापत्ति, वो आपको अच्छे से क्लियर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्लासिफिकेशन की तरफ। सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान जो कि है साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान। ये आपका सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। अनुमान को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक था व्यापत्ति के हिसाब से, जो मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दिया, ये है साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इसके बाद एक तीसरा भी आएगा कोई। ठीक है, अब साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से अनुमान को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, स्वार्थ अनुमान, और सेकेंड इसका क्या है, प्रारब्ध अनुमान। अब देखते हैं स्वार्थ क्या है, प्रारब्ध क्या है। स्वार्थ यानी जब आप खुद के बारे में कुछ इन्फर करना चाहते हो, खुद के बारे में, तो दैट इज स्वार्थ अनुमान। ठीक है, जैसे आपको खुद को ही समझाना था कि आपने क्या देखा, दूर से आपने एक हिल पे क्या देखा, धुआं देखा, और आपने खुद को कन्विंस कर लिया कि ठीक है वहां पे आग लगी होगी, इजी है ना, स्वार्थ अनुमान। सेकेंड क्या है, सेकेंड जो साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो है आपका प्रारब्ध अनुमान। जब आपको दूसरों को कन्विंस करना होगा, स्वार्थ में क्या था, आप खुद को कन्विंस करना चाहते थे तो बहुत इजी था ना, धुआं देखा तो आपने खुद को कन्विंस कर लिया वहां पे आग लगी होगी। दूसरा टाइप का अनुमान क्या था, क्लासिफिकेशन क्या था, प्रारब्ध अनुमान। जब आप दूसरों का कन्विंस करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, आप 5 मेंबर सिलोजिज्म के फॉलो करते हो। यानी पहले सामने वाले को आप हाइपोथेसिस देते हो, फिर आप उसको रीजन बताते हो, फिर आप उसको उदाहरण देते हो, फिर आप उसको अपनाए यानी अप्लाई करके दिखाते हो, फाइनली आप उस चीज को कंक्लूड करते हो, है ना। तो जब आप दूसरों को कोशिश करते हो कन्विंस करने की, तो आपको 5 सिलोजिज्म के मेंबर्स को फॉलो करना पड़ता है, जो मैंने डिटेल में अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था, राइट। फून को आपको अच्छे से फॉलो करना पड़ता है ना।
5 मेंबर्स ऑफ सिलोजिज्म कौन थे? फून था ना, प्रतिना, हेतु, उदाहरण, उपन्याय, निगमना। आप जब पांचों को फॉलो करते हो तो ही जाके आप क्या कर पाते हो, सामने वाले को, दूसरों को आप इजीली कन्विंस कर पाते हो। ठीक है, आई होप ये जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है ये भी क्लियर है। अब बढ़ते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्शन। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बताती हूँ। अनुमान को 3 तरीके से क्लासिफाई किया था। कितने तरीके से? 3। सबसे पहला पहला कौन सा था? व्यापत्ति, यानी रिलेशन जिसको आप बोल सकते हो। सेकेंड कौन सा था? साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है इंडक्शन। और व्यापत्ति में भी अगेन 3 टाइप थे, साइकोलॉजिकल में 2 थे, इंडक्शन में भी 3 थे। ठीक है, इंडक्शन के हिसाब से क्लासिफाई करें तो सबसे पहला पहला है केवल अन्यायी अनुमान, दूसरा है केवला व्यात्रेकी अनुमान, तीसरा है अन्यायी व्यात्रेकी अनुमान। ये नाम थोड़े अटपटे हैं मुझे पता है, बट आपको याद करने पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं तीनों क्या है। सबसे पहला पहला कौन सा है? सबसे पहला पहला इंडक्शन के हिसाब से कौन सा है? केवल अन्यायी अनुमान। व्हेन व्यापत्ति, व्यापत्ति यानी रिलेशन between middle and major term is derived from the uniform agreement in presence alone। केवल अन्यायी यानी किसी चीज के होने के वजह से जब आप क्या करते हो, जब आप कंक्लूड करते हो, अनुमान लगाते हो, तो हम उसे बोलते हैं व्यापत्ति। केवल अन्यायी अनुमान, सॉरी व्यापत्ति नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम केवल अन्यायी अनुमान कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हो? किसी चीज के होने के वजह से आप अनुमान लगा देते हो। जैसे धुआं होने के वजह से मैंने अनुमान लगाया ना कि आग लगी होगी, है ना, तो सिर्फ धुएं के होने के वजह से ही मैंने अनुमान लगा दिया, तो उसे हम कहते हैं केवल अन्यायी अनुमान। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका केवल व्यात्रेकी अनुमान। यहाँ पे जो व्यापत्ति है, रिलेशन है, वो किसके बीच में होगा? मिडल और मेजर टर्म के बीच में होगा। और यहाँ पे किसके वजह से होगा? व्यात्रेकी मतलब एब्सेंस के वजह से, कोई चीज ना होने के वजह से जब आप कोई चीज को अनुमान लगा देते हो तो उसे हम कहते हैं केवल व्यात्रेकी अनुमान। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं कि कोई क्लास में से आवाज आ रही है बच्चों की, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? मैं यहाँ पे केवल व्यात्रेकी अनुमान लगा सकती हूँ कि उस क्लास में पक्का टीचर नहीं होगी, है ना। टीचर नहीं होने के वजह से, टीचर के एब्सेंट होने के वजह से ही तो उस क्लास में सबसे ज्यादा आवाज आ रही है ना। तो ये होता है आपका केवल व्यात्रेकी अनुमान। तीसरा क्या है? तीसरा इंडक्शन के बेसिस पे जो टाइप है वो कौन सा है? अन्यायी व्यात्रेकी अनुमान। यहाँ पे दोनों चीज होती है, पॉजिटिव चीज भी होती है, नेगेटिव चीज भी होती है, यानी मिडल टर्म और मेजर टर्म के बीच में पॉजिटिव भी चीज होगी, नेगेटिव भी चीज होगी। दोनों चीज के होने के वजह से, यानी यहाँ पे हेतु और साध्या के बीच में कोई व्यापत्ति होगी, कोई रिलेशन होगा। और वो कैसे पता चलेगा? कोई चीज प्रेजेंट भी होगी, कोई चीज एब्सेंट भी होगी, दोनों चीज होने के वजह से होता है जब, तो उसे हम कहते हैं अन्याय व्यात्रेकी अनुमान। ठीक है, आई होप ये जो थर्ड टाइप है ये भी आपको क्लियर है। ठीक है, अनुमान में कितने टाइप थे? 3 टाइप थे, मैं फिर से बता रही हूँ। अनुमान की क्लासिफिकेशन कितनी थी? 3 टाइप में थी। पहले था व्यापत्ति के हिसाब से, इसके अंदर और 3 टाइप थे जो मैंने डिटेल में आपके साथ कवर अप किए। फिर सेकेंड टाइप था साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें 2 थे, स्वार्थ प्रारथ, है ना। फिर था इंडक्शन जिसमें अगेन 3 थे, जो ये वाले 3 है ना। तो मैंने अनुमान कवर किया, उसके तीनों टाइप्स भी आपके साथ डिटेल में कवर किए। कभी किससे पूछता है, कभी किससे पूछता है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका अनुमान कंप्लीट होता है। ठीक है, मैं अभी भी फिर से बोल रही हूँ, 2 प्रमाण हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर कोई फर्स्ट टाइम इंडियन लॉजिक पढ़ रहा है, प्लीज इस लेक्चर को यहाँ पे ही छोड़ दीजिए। पहले इंडियन लॉजिक की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 15 लेक्चर में कवर अप कराया, 15-15 मिनट के लेक्चर है, ज्यादा बड़े नहीं है, उनको जाके देखिए। पहले पार्ट बाय पार्ट समझिए, फिर एक साथ इस लेक्चर को देखिएगा, आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, थर्ड हमारा जो प्रमाण है वो कौन सा है? उपमान। उपमान यानी जिसको आप कंपैरिजन बोलते हो। उपमान in Indian philosophy is one of the pramans by which one can have valid cognition of the world। आप किसी चीज को कंपेयर करके भी आप इजीली उस चीज के बारे में सोच सकते हो, समझ सकते हो, है ना।
उपमान डिस्क्राइब्स नॉलेज इम्पार्टेड बाय मीन्स ऑफ एनोलॉजी। यहाँ पे आप दो चीजों के बीच में जब कंपेयर करके स्टडी कर पाते हो, समझ पाते हो उस चीज को, तो उसे हम कहते हैं उपमान। ठीक है, उपमान is the association of something previously unknown by virtue of similarity to something that is unknown। आप unknown to known का कंपैरिजन करते हो ना, उपमान में आप क्या करते हो, अननोन चीज से नोन चीज का कंपैरिजन करते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कभी वाइल्ड डॉग्स नहीं देखा है, ठीक है, तो वो उसको किससे रिजेंबल करेगा, काव से, है ना। और जब भी उसको काव दिखेगी वो समझेगा कि वो वाइल्ड डॉग्स है ना। यानी वाइल्ड डॉग्स क्या थी, अननोन थी आपके लिए, है ना। लेकिन वाइल्ड डॉग्स कुछ कुछ उस बच्चे को काव जैसी दिख रही थी, तो अब उसके लिए क्या है, उसने कंपैरिजन कर दिया वाइल्ड डॉग्स और काव का, है ना। क्यों, क्योंकि वो वाइल्ड डॉग्स कुछ हद तक कैसे दिख रही थी, काव के जैसे दिख रही थी। ठीक है, आई होप ये कंपैरिजन आपको क्लियर है एंड ये जो उपमान है वो आपको क्लियर है, बेसिक मीनिंग एटलीस्ट क्लियर है। अब आते हैं हमारे फोर्थ प्रमाण के ऊपर। थर्ड प्रमाण इतना ही था, इससे ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाता है, बस ये एग्जाम्पल को याद रख लेना। वाइल्ड डॉग्स और काव का एग्जाम्पल किसका था, उपमान का। ठीक है, उपमान में आप दो चीजों को कंपेयर करके जब पढ़ते हो तो उसे हम कहते हैं प्रमाण। ठीक है, उपमान, सॉरी। बढ़ते हैं अगले प्रमाण की तरफ, जो कि है हमारा फोर्थ टाइप का प्रमाण, जो कि है अर्थपत्ति। अगेन ये भी वन ऑफ द 6 प्रमाण है। अर्थपत्ति एक संस्कृत टर्म है जिसका मतलब है प्रिजम्पशन या इम्प्लीकेशन। अर्थपत्ति refers to the way in which the knowledge is derived from a set of circumstances। जब कोई घटना घटने के बाद उस घटना से जब आप उसका मीनिंग निकालते हो तो उसे हम कहते हैं अर्थपत्ति। अर्थपत्ति सिंपली मीन सिचुएशन के हिसाब से आप जब उस चीज का मीनिंग निकालते हो तो उसे हम कहते हैं अर्थपत्ति। ठीक है, आई होप बेसिक मीनिंग क्लियर है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ेगा फैक्ट्स को और उसके हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, है ना। जब मैं सिचुएशन के हिसाब से कोई चीज नॉलेज गेन कर रही हूँ तो पहले सिचुएशन तो समझनी पड़ेगी ना, है ना, फैक्ट्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना, है ना। अर्थपत्ति recognize not all information is immediately accessible, thus to use postulation and presumption is considered one method of gaining proper insight and knowledge। अर्थपत्ति को यूज ही क्यों किया जाता है, क्योंकि अर्थपत्ति का मानना है, इस प्रमाण का मानना है कि जरूरी नहीं है सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी नॉलेज आपको रटी रटाई डायरेक्टली मिल जाएंगी। कई बार आपको क्या करना पड़ता है, कई बार कुछ कुछ नॉलेज ऐसी होती है जो आपको देख के, सीख के, ऑब्जर्व करके ही समझ में आती है, सिचुएशन में से नॉलेज गेन करके ही समझ में आती है। यानी आपको सिचुएशन देख के उसमें से समझ के आपको खुद को नॉलेज गेन करनी पड़ती है। कई बार बहुत सारी चीजें आपको कोई सिखा के नहीं जाता है, आपको वो चीजें कहाँ से आती है, वो चीजें आप अर्थपत्ति के थ्रू ही उस चीज का नॉलेज गेन कर पाते हो। ठीक है, यानी यहाँ पे आप ऑब्जर्व करके ही आप क्या कर पाते हो, उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज गेन कर पाते हो। ठीक है, आई होप अर्थपत्ति क्या है थोड़ा बहुत बेसिक मीनिंग आपको क्लियर है। ठीक है, अब अर्थपत्ति का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये रहा आपका अर्थपत्ति का एग्जाम्पल जो आपसे बहुत बार पेपर में पूछा गया है। फैट देवदत्त डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे। एक मोटा सा लड़का है देवदत्त, जिसके बारे में बोला गया है कि वो दिन में नहीं खाता। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, एक तो पहली बात वो मोटा है, फिर वो बोल रहा है कि वो दिन में नहीं खाता है, तो इससे मैं अर्थपत्ति क्या निकालूंगी, इससे मैं नॉलेज क्या निकालूंगी कि पक्का वो देवदत्त क्या खाता होगा, नाइट में खाता होगा, है ना। तो देवदत्त दिन में नहीं खाता, इससे मैंने क्या अर्थपत्ति निकाला, मैंने इससे क्या नॉलेज निकाला कि वो दिन में नहीं खाता है लेकिन फिर भी वो मोटा है, इसका मतलब है वो पक्का रात में खाता होगा, तभी तो वो मोटा है ना। तो ये एग्जाम्पल आपको सिर्फ अर्थपत्ति का याद रखना है। ठीक है, आई होप अर्थपत्ति क्या है अब आपको काफी हद तक क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 5th प्रमाण की तरफ। ठीक है, जो कि आपका अनुपलब्धि। अनुपलब्धि यानी नॉन रिकॉग्निशन, नॉन परसेप्शन, किसी चीज का ना होना, है ना, किसी चीज का नहीं होना। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि सपोज क्लास से आवाज आ रही है बहुत, तो
मैं अनुपलब्धि निकाल सकती हूँ, है ना, कि उस क्लास में पक्का टीचर नहीं होगी, इस वजह से उस क्लास में आवाज आ रही है। तो टीचर के ना होने के वजह से आवाज आती है, तो उसे हम कहते हैं अनुपलब्धि। जब किसी चीज के ना होने से भी आपको नॉलेज मिलती है तो उसे हम कहते हैं अनुपलब्धि। ठीक है, अनुपलब्धि refers to the way in which an absence of something is perceived। जब कोई चीज के ना होने के वजह से आपको उस चीज में से नॉलेज मिलती है तो हम कहते हैं अनुपलब्धि। हम बोलते हैं ना, हिंदी में हम मुहावरा बोलते हैं, ना होना भी कई बार हमें रियलाइज कराता है कि उन चीजों की वैल्यू क्या थी, है ना। टाइम निकलने के बाद हमें उस चीज की वैल्यू पता चलती है। तो जब टाइम नहीं होता है, उसकी कमी होती है, एब्सेंस होती है, तभी हमें उसकी चीज की वैल्यू पता चलती है ना। तो अनुपलब्धि क्या है? ये एक प्रमाण है जो बोलता है किसी चीज का ना होना भी आपको बहुत बड़ी नॉलेज दे के जा सकता है। ठीक है, देयर इज नो जार नाउ इन द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे कोई जार नहीं दिख रहा है, मतलब नहीं है, सिंपल ना। क्लास में आवाज आ रही मतलब टीचर नहीं है, सिंपल ना। तो कोई चीज का ना होना भी आपको नॉलेज दे देता है। मैं तो उस क्लास में गई भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बैठे बैठे बोल रही हूँ कि ठीक है उस क्लास में टीचर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे आवाज आ रहा है ना। तो कोई चीज का ना होना भी, टीचर का ना होना भी आपको सिखा सकते हैं ग्राउंड पे, जैसे जार नहीं है। ठीक है, आई होप अनुपलब्धि क्या है ये क्लियर है। बढ़ते हमारे लास्ट प्रमाण की तरफ। सिक्स्थ प्रमाण हमारा जो है शब्दा, या जिसको आप शब्दा भी बोलते हो, ये हमारा लास्ट प्रमाण है। ठीक है, इसका मतलब होता है वर्बल नॉलेज। वर्बल वर्ड का मतलब होता है वर्ड्स। जब आप वर्ड्स के थ्रू नॉलेज गेन करते हो तो उसे हम कहते हैं शब्दा। जैसे हमारे हिंदू फिलोसॉफी में, हिंदू रिलीजन में ऐसे ही है ना, सालों से शब्दों के थ्रू, ओरली या रिटर्न फॉर्म, जिस भी तरीके से, लेकिन हम शब्दों के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू पढ़ते हैं ना। तो दैट इज योर शब्दा। शब्द मीन्स वर्ड्स। वर्बल मतलब ही होता है वर्ड्स के थ्रू, फिर आइदर वो रिटर्न हो या स्पोकन हो, है तो वर्ड्स ही ना। ठीक है, a verbal statement is valid when it comes from a person who knows the truth and speaks the truth about anything for the guidance of another person। कोई भी verbal statement जो बोली या लिखी गई है वो valid कब होगी, वो words valid कब होंगे? जब वो उस इंसान से आएंगे जिस इंसान को उस चीज के बारे में, उस पर्सन के बारे में सब कुछ पता है और वो सच भी बोल रहा है ना। जैसे सपोज से फॉर एग्जाम्पल मम्मी पापा आपके लिए कुछ बोलते हैं तो वो हमेशा वैलिड होता है। क्यों? क्योंकि वो सच्ची बोलेंगे और वो आपको गाइड करने के लिए बोलते हैं ना। अगर वो आपको, आपके मम्मी पापा कोई भी अच्छी या बुरी चीज बोलते हैं, भले वो आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन उनकी बात वैलिड पक्का निकलती है। क्यों? क्योंकि वो आपको जानते हैं, आपके बारे में सच बोलने की हिम्मत भी रखते हैं और वो आपको गाइड करना चाहते हैं सही से, है ना। उनके वर्ड्स, उनकी वर्बल स्टेटमेंट कहीं ना कहीं कैसी है? वैलिड है। Hence, the validity of verbal knowledge depends on being based on the statement of a trustworthy person. Its possibility depends on the understanding of the meaning of the statement। यहाँ पे क्या होता है, आप किसी के शब्द वैलिड है कि नहीं वो कैसे पता चलता है? अगर वो किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से आया है यानी वो वैलिड है, और अगर किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से नहीं आया है तो वैलिड नहीं है ना। जैसे सपोज आपके मम्मी पापा आपके लिए कुछ बोलते हैं तो वो वैलिड है, आपके टीचर्स आपके लिए कुछ बोलते हैं वैलिड है ना, आपके घर वाले आपको कुछ बोलते हैं वैलिड है ना। तो किससे वो शब्द आ रहे हैं वो डिसाइड करेगा, वो पर्सन डिसाइड करेगा कि वो पर्सन अगर आपके लाइफ में मैटर करता है तो उसके वर्ड्स आपके लिए वैलिड है, अदरवाइज नहीं है ना। अब 4 कंडीशंस होती है शब्दा की। शब्दा का मीनिंग तो समझ लिया, लेकिन 4 कंडीशंस होती है शब्दा की। सबसे पहली होती है आकांक्षा, योग्यता, सनिधि, तात्पर्य। एक एक करके चारों को देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया, मुझे याद है मेरे टाइम पे ये चारों पे क्वेश्चन आया था, तो यानी 2020 में जब मैंने एग्जाम दिया था इस पे क्वेश्चन आया था चारों पे। ठीक है, आकांक्षा क्या है? It is a mutual implication or expectancy. It is the capacity of the words to become object of inquiry. जब आप आकांक्षा करते हो यानी आप इंक्वायर कर रहे हो, यानी सिर्फ आप सामने वाले से जब आप पूछते हो, शब्द में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? सबसे पहली कंडीशन होती है आपकी इंक्वायरी। आप सिर्फ सामने वाले से पूछ रहे हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं आकांक्षा। सेकेंड होती है योग्यता।
The word should possess the fitness to convey the sense and should not contradict the meaning. आप जो बोल रहे हो वो योग्य वर्ड्स भी होने चाहिए. आप राइट वर्ड्स तो यूज करो. अगर मेरे को आपसे कुछ पूछना है, कुछ बताना है आपको, तो मैं राइट वर्ड्स तो यूज करूँ, सही वर्ड्स यूज ही नहीं करूंगी तो आपको समझेगा कैसे, है ना. तो आपके वर्ड्स कैसे होने चाहिए, योग्य होने चाहिए, राइट होने चाहिए, फिट होने चाहिए, ताकि वो आप जो बोलना चाहते हो वो इजीली सामने वाले तक पहुंच पाए, है ना. अब जैसे सपोज मैं बोलूं व्हाट आर द प्लांट्स विद फायर, इससे आपको कुछ समझेगा क्या, स्टेटमेंट से कुछ समझेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि आपके वर्ड्स ही योग्य नहीं है, राइट नहीं है, फिट नहीं है ना. थर्ड कंडीशन क्या है, जब भी आप शब्दा की बात करते हो तो सनिधि यानी क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द वर्ड्स टू वन अनदर. आपके वर्ड्स कैसे होने चाहिए, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने चाहिए, यानी साथ साथ में होने चाहिए, है ना. जैसे सपोज मैं पढ़ा रही हूँ अभी आपको, तो मैं नॉन स्टॉप कुछ कुछ सेकेंड्स के ब्रेक ले लेके मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ आपको, है ना. लेकिन यही मैं ऐसे बोलूं, बॉय इज फॉलिंग. अब मैं इतना दूर दूर ब्रेक ले लेके अगर बोलूंगी, आपको समझेगा नहीं, समझेगा, है ना. तो सनिधि क्या बोलता है, सनिधि सिंपली बोलता है आपके वर्ड्स कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूटी में होने चाहिए, ताकि सामने वाले को एक लॉजिकल स्टेटमेंट, एक सेंटेंस समझ में आ सके, है ना. फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन शब्दा की आपकी तात्पर्य. तात्पर्य यानी मीनिंग. आपके वर्ड्स की मीनिंग होनी चाहिए, है ना. अगर आप कुछ भी बोल रहे हो तो उसकी कोई मीनिंग होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बोल दो. जैसे कि से फॉर एग्जांपल एक वर्ड है सानिध्व, इसका मतलब सॉल्ट भी होता है, हॉर्स भी होता है ना. अब वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, अगर मैंने सानिध्व बोला तो अगेन वो स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं सॉल्ट के बारे में बात कर रही हूँ कि हॉर्स के बारे में बात कर रही हूँ, है ना. तो आपके वर्ड का कुछ तात्पर्य भी होना चाहिए. तो शब्दा में कितने थे, 4 कंडीशंस थी. कितनी कंडीशंस थी, 4, है ना. हमने पीछे देखा था ना. पहले तो आकांक्षा, इंक्वायरी, पूछ सकते हो. सेकेंड योग्यता यानी राइट वर्ड, फिट वर्ड, है ना. फिर आता है सनिधि. सनिधि यानी आप क्लोज होके बोलो, प्रॉक्सिमिटी. और लास्ट आता है तात्पर्य यानी मीनिंग. जब भी आप वर्ड्स के थ्रू बात करते हो या आप वर्ड्स के थ्रू नॉलेज गेन कर रहे हो, तो ये चारों चीजों का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, इनमें से एक भी चीज मिस रहेगी तो आपके वर्ड्स सही मीनिंग नहीं देंगे, लिटरल मीनिंग नहीं देंगे. यानी जो आप सामने वाले तक बोलना चाहते हो वो सामने वाला वो चीज नहीं समझ पाएगा अगर आप इन चारों कंडीशंस को पूरा नहीं करते हो, आकांक्षा, योग्यता, सनिधि और तात्पर्य. ठीक है, आई होप ये चारों कंडीशंस विथ एग्जांपल्स क्लियर है. अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शब्दा के ऊपर. सबसे पहला क्लासिफिकेशन कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट. दूसरा क्लासिफिकेशन कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स. 2 तरीके से शब्दा को क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स. ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी अंदर अगेन 2 है. परसेप्शनल ऑब्जेक्ट्स जिसको आप दृष्टा बोलते हो, इम्परसेप्टेबल ऑब्जेक्ट जिसको आप अदृष्टा बोलते हो. फिर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स में भी अगेन 2 है, उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन. स्क्रिप्चुअल जिसको आप वैदिका बोलते हो और सेक्युलर जिसको आप लौकिका बोलते हो. ठीक है, तो शब्दा की क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से और सोर्स के हिसाब से. ऑब्जेक्ट के अंदर भी 2 टाइप्स है, सोर्स के अंदर भी 2 टाइप्स है. ठीक है, एक एक करके इनको देखते हैं. सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में कितनी टाइप्स थी, 2. परसेप्टेबल यानी जिसको आप दृष्टा बोलते हो. इट इंक्लूड्स द trustworthy assertions of ordinary person, the saint and the scriptures as the perceptible word objects of the world. यहाँ पे आप क्या करते हो, कोई चीज का होना, किसी ट्रस्टवर्दी इंसान ने कुछ बोला है, संत महात्मा ने कुछ बोला है, या आपके स्क्रिप्चर्स यानी आपके ग्रंथ पुराण वगैरह में कुछ बोला गया है, तो वो होता है आपका परसेप्टेबल ऑब्जेक्ट्स यानी दृष्टा. जैसे आप एविडेंस दे रहे हो, ठीक है, बाय विटनेसेस इन द लॉ कोर्ट्स. तो अगर आप कोर्ट में जाके आपका एविडेंस कुछ विटनेस दे रहा है, तो आपका विटनेस कोई एविडेंस दे रहा है, तो वो एविडेंस क्या है, दृष्टा है ना. हाँ, यहाँ जैसे सपोज से फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता में जो लिखा है, रामायण में जो लिखा है, कुरान में जो लिखा है ना, या
बाइबल में जो लिखा है ना, या कोई संत महात्मा कुछ बोल रहा है, तो वो सारा का सारा किस में आता है? परसेप्टेबल ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्परसेप्टेबल ऑब्जेक्ट्स, जिसको आप अदृष्टा भी बोलते हो। यहाँ पे सारी ट्रस्टवर्दी अजम्पशन किससे आती है? पर्सन से भी आती है, सेंट से भी आती है, प्रॉफिट से भी आती है, स्क्रिप्चर से भी आती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह अगर कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो वो सब चीजें भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है। यहाँ पे सुपर सेंसिबल रियलिटीज भी आ जाती है साथ में, यानी यहाँ पे आप रियल लाइफ में क्या चल रहा है उसके हिसाब से भी यहाँ पे आप बात करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सेकेंड क्लासिफिकेशन है शब्दा का ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स में पहला है आपका स्क्रिप्चर, जिसको आप वैदिका बोलते हो, यानी जो चीज स्क्रिप्चर में ही लिखी है, जो चीज बाय डिफॉल्ट पहले से ही है ना, जैसे हम बोलते हैं एग्जाम्पल भगवत गीता, है ना, या आप बोलो कुरान, बाइबल, ये क्या है? वैदिका है ना। इनमें जो लिखा है ये परफेक्ट ही है ना, इसको आप चैलेंज ही नहीं कर सकते बिल्कुल भी, है ना। दूसरा होता है सेक्युलर, यानी यहाँ पे आप ह्यूमन बींग्स की बातों को आप वैलिड मानते हो। जब भी कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन कोई बोलता है उसकी बात को आप वैलिड मानते हो। जैसे सपोज आपके मम्मी पापा ने कुछ बोला, अंकल आंटी ने कुछ बोला, आपके फ्रेंड्स ने कुछ बोला, तो वो होता है आपका सेक्युलर। ठीक है, आई होप ये क्लासिफिकेशन आपको क्लियर है। अब आते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर। बस ये ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक है, लास्ट नहीं बट सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा, वो भी हम कवर अप कर देंगे। एंड फाइनली आपका इंडियन लॉजिक देखते ही देखे कंप्लीट होने पे आ गया है। वो है आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक, क्या है? हेताबावास। यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है, प्लीज डिटेल में समझेगा, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आया ही आया हुआ है। ठीक है, हेताबावास को आप फैलेसीज ऑफ इन्फरेंस भी बोलते हो। ठीक है, हेताबावास इज एन इंपॉर्टेंट संस्कृत टर्म दैट मीन्स फैलेसी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। फैलेसी का मतलब ही क्या होता है? फॉल्टी रीजनिंग, गलत रीजनिंग। फैलेसी का मतलब ही होता है फॉल्स रीजनिंग। जब आप गलत रीजन दे देते हो, गलत रीजन दे देते हो, तो उसे हम कहते हैं फैलेसी, या जिसको आप संस्कृत में बोलते हो हेताबावास। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका जो मिडिल टर्म है, जो हेतु है, या जिसको आप हेतु को आप रीजन भी बोलते हो, वो रीजन आपका क्या है? वैलिड नहीं है। यानी वहां पे क्या आ गया है? वहां पे फैलेसी आ गई है, वहां पे हेताबावास आ गया है। जब आप कोई चीज बोलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपका रीजन राइट नहीं है, तो उसे हम कहते हैं फैलेसी, या उसी को हम संस्कृत में कहते हैं हेताबावास। ठीक है, आई होप हेताबावास क्या है फिलहाल के लिए वो तो क्लियर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे हेताबावास के। तो अगेन वही दिया है, हेताबावास में हेतु और अबास से वर्ड बना है। हेतु मतलब होता है रीजन, अबास मतलब है सीइंग व्हाट इज नॉट या सीइंग व्हाट इज नॉट। यहाँ पे क्या है? कोई ऐसी चीज जो है ही नहीं, है ना, आप गलत रीजन दे रहे हो, जो चीज है ही नहीं उसका आप रीजन दे रहे हो, गलत रीजन दे रहे हो, तो उसे हम कहते हैं हेताबावास। ठीक है, हेताबावास सिंपली मीन्स फॉल्टी रीजनिंग या फॉल्स रीजनिंग। ठीक है, अब टोटल कितने हेताबावास है? 5 हेताबावास है आपके इंडियन लॉजिक में। कितने हेताबावास है? 5। पांचों में एक एक करके समझाऊंगी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पांचों हेताबावास ये रहे आपके, एक एक करके मैं इसको समझाऊंगी। यहाँ से क्वेश्चन हर बार बना है। ठीक है, और ये स्लाइड को प्लीज आप लर्न कर लो, ये पूरी स्लाइड का चाहिए स्क्रीनशॉट खींच लो, या पीडीएफ तो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया ही हुआ है। प्लीज स्लाइड को रट के जाओ, स्लाइड को, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बना है। सबसे पहला हेताबावास कौन सा है? सबसे पहला टाइप है और सिद्धा, जिसको आप साध्य समा भी बोलते हो। ये कौन सी फैलेसी है? फैलेसी ऑफ अनप्रूव्ड मिडल। यहाँ पे आपकी मिडल टर्म प्रूव ही नहीं हो पा रही है। असिद्धा, असिद्धा यानी जब कोई चीज को आप सिद्ध नहीं कर पाते हो, प्रूव नहीं कर पाते हो, उसे हम कहते हैं असिद्धा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, स्काई लोटस इज प्रेग्नेंट बिकॉज इट इज लोटस लाइक द लोटस ऑफ अ पॉन्ड। अब स्काई लोटस कुछ होता है क्या? लोटस कुछ होता है, लोटस फ्लावर है, वो प्रेग्नेंट हो सकता है। स्काई लोटस कुछ है क्या? तो मैं प्रूव कैसे करूं भाई? कुछ प्रूव ही नहीं कर सकती है ना, तो असिद्धा। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स भी याद रखिएगा, क्योंकि यही एग्जाम्पल आजकल आपसे पेपर में सेम जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, ये मैंने आपके पेपर से ही लिए हुए एग्जाम्पल, यही सेम एग्जाम्पल आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है,
आई होप फर्स्ट हेताब आवाज आपको क्लियर है। सेकेंड है सव्य विचारा। सव्य विचारा यानी डेविएशन, डेविएशन यानी गैप। यहाँ पे आपकी मिडिल टर्म कैसी है, इरेग्युलर है। इरेग्युलर यानी यहाँ पे आपको समझ ही नहीं आ रहा है, थोड़ी गैप है, जो थोड़ी ऐसी नॉलेज है जो पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं की गई है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है ऑल बिपेट्स आर डॉग, बर्ड्स आर बिपेट्स, देयरफॉर बर्ड्स आर डॉग्स। बिपेट, डॉग, बर्ड, बिपेट, एक तरफ बोल रहे हैं सारे बिपेट डॉग है, बर्ड्स भी बिपेट्स है, इसलिए बर्ड्स भी क्या हुए, डॉग हुए। तो ये क्या है, इरेग्युलर मिडिल टर्म है। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे गैप दिख रही है। बिपेट क्या है, डॉग क्या है, बर्ड क्या है, तीनों अलग अलग प्रजातियां है ना, तीनों अलग अलग टाइप की स्पीशीज है। तीनों को एक साथ बोल देना, तीनों को एक साथ कर देना सही नहीं है ना। तो उसे हम कहते हैं सव्य विचारा, डेविएशन, गैप है। जो आपकी फैलेसी है वो कैसी है, इरेग्युलर है, सही नहीं है बिल्कुल भी। थर्ड कौन सी फैलेसी है आपकी, थर्ड हेताब आवाज है आपका सत प्रतिशक्ष। Here the middle term is contradicted by another middle term। यहाँ पे दो दो मिडिल टर्म होती है आपकी, यानी यहाँ पे आपके दो दो हेतु होते हैं, रीजन होते हैं। जैसे साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। साउंड एटर्नल, एटर्नल यानी अनंत है, आवाजें अनंत है, हमेशा जिंदगी भर रहती ही रहेंगी। क्यों, क्योंकि सुनाई देती है। अब ये क्या बात हुई, आवाज हमेशा रहती है क्योंकि सुनाई देती है ना। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ मैं, अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ यहाँ पे, तो उसे हम कहते हैं सत प्रतिपक्ष। फोर्थ है आपकी हेताब आवाज या फैलेसी, जिसको हम बोलते हैं बाधिता। बाधिता यानी नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस। पहली बोलता है फायर इज कोल्ड, फायर आग, कोल्ड है ठंडी है, ऐसा होता है क्या, दो चीजों में कुछ कनेक्शन है क्या। पहली बात तो आग का कनेक्शन गर्मी के साथ होता है ना, हॉट के साथ होता है, ना कि कोल्ड के साथ होता है। तो नॉन इन्फ्रेंशियल है, नॉन इन्फ्रेंशियल यानी दोनों चीज का कोई लेना देना ही नहीं है, और उसको भी मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ फिर भी, है ना। तो वो है आपका बाधिता। एंड फिफ्थ है आपका विरुद्धा। विरुद्धा यानी कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। इसका एग्जाम्पल क्या है, साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। ठीक है, ये पांचों की पांचों हेताब आवाज प्लीज लर्न करके रखिए, बिकॉज यहाँ सेम टू सेम एग्जाम्पल उठा के कभी आपको ये एग्जाम्पल दे देता है और आपसे पूछता है कौन सी हेताब आवाज से बताओ, या कभी कभी आपको ये डिस्क्रिप्शन दे देगा और आपको बोलेगा कौन सा हेताब आवाज से बताओ। तो बहुत जरूरी है आपको ये इसका एक एक लाइन का मीनिंग याद होना चाहिए, साथ ही साथ ये एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल जो कि आपके स्कूल्स, जिसको आप दर्शन भी बोलते हो। टोटल कितने स्कूल्स है, टोटल 6 स्कूल्स हैं। सबसे पहला स्कूल कौन सा है, न्याय। सेकेंड स्कूल है वैशेषिका। थर्ड स्कूल है संख्या। फोर्थ स्कूल है योगा। फिफ्थ स्कूल है मीमांसा एंड सिक्स्थ स्कूल है वेदांता। ठीक है, टोटल इंडियन फिलोसॉफी में कितने स्कूल दिए गए हैं, 6 स्कूल है, 6 दर्शन से। ठीक है, ये आपको सिर्फ याद रखने। सबसे पहला स्कूल कौन सा है, न्याय। इनके टीचर कौन थे, गौतम। यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता था वो भी आपको याद रखना है, लॉजिक और एनालिटिकल फिलोसॉफी। फिर सेकेंड स्कूल कौन सा है, वैशेषिका। ये कौन पढ़ाता था, इनके टीचर थे कन्नड़। यहाँ पे आपको एटॉमिक बिल्डिंग, कॉन्शियसनेस, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता था। तीसरी स्कूल कौन सी है, संख्या। इसके टीचर कौन थे, कपिला। और यहाँ पे कॉन्शियसनेस और मैटर के बारे में पढ़ाया जाता था। फिर फोर्थ स्कूल था योगा। इसके टीचर कौन थे, पतंजलि। यहाँ पे आपको मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन के बारे में पढ़ाया जाता था। फिर फिफ्थ है आपका मीमांसा, जिसको कौन पढ़ाते थे, जैमिनी। और यहाँ पे आपको वेदास का, जो भी आपके वेद पुराण है उनका क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन यानी उनकी समझ आपको दी जाती थी, उनको समझाया जाता था। आपके जो भी वेद हैं, हम जितने भी हिंदू रिलीजन में वेद लिखे हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना, जो भी वेद है हमारे, उन सबका मीनिंग समझाया जाता था यहाँ पे फिफ्थ स्कूल में। और सिक्स्थ स्कूल है आपका वेदांता, जिसके टीचर कौन थे, व्यासा। और यहाँ पे आपको एसेंस ऑफ द वेदास समझाया जाता था। वेदास का मतलब क्या है, एसेंस क्या है, उसका रियल इंटरप्रिटेशन, उसका रियल मीनिंग, आप उसको अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे, वो यहाँ पे आपको स्कूल में आके समझाया जाता था। वेदास क्यों जरूरी है हमारे लिए, एसेंस यानी उसकी जरूरत क्या है हमारे लाइफ में आज भी, वो आपको स्कूल में समझाया जाता था। ठीक है, तो ये 6 स्कूल हैं जो आपको याद रखने हैं, और उसके टीचर कौन है और क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है,
सो थैंक यू। देखिए देखते ही देखते मैंने आपको प्रॉमिस किया था पूरा इंडियन लॉजिक एक ही लेक्चर में मैंने कवर कर दिया है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा हैवी लग रहा है तो इंडियन लॉजिक की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। वहां से जाके 15 लेक्चर में मैंने ये सारे जो टॉपिक आज किए हैं ना, ये 15 लेक्चर में मैंने कराए थे वहां पे पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करके। तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो या आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हैवी लग रहा है एक ही बार समझने में, तो पहले आप वो 15 लेक्चर देख के आओ। 10-10, 15-15 मिनट का एक लेक्चर है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार उसको देखो, फिर इसको फिर से देखना, तो आपकी रिवीजन फटाफट से हो जाएगी, है ना। और मैंने प्रॉमिस किया था तो यहाँ पे आपका इंडियन लॉजिक भी मैंने फिर से पूरा रिवाइज भी आपको करा लिया, राइट। सो थैंक यू। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही बाकी यूनिट्स पे भी एक ही लेक्चर लेके आऊँ, कंप्लीट लेक्चर लेके आऊँ एक एक यूनिट पे पूरा पूरा, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए एंड उसके हिसाब से मैं आगे प्रोसीड करूंगी, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है, ट्रस्ट मी। इतनी देर लेक्चर देना, पीपीटीज रेडी करना, रिकॉर्ड करना, सब कुछ बहुत मेहनत लगती है, राइट। लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।